या अमृत काल के नाम पर जो आफत काल हमारे सामने आ गया है, इस आफत काल से हम देश को बचा सके। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक सेंगोल वहाँ ला दिया गया है, सेंगोल ला दिया गया जो राजशाही का प्रतीक है। तो लोकतंत्र के आंगन में इस सेंगोल का क्या काम है? तो फांसीवाद के दौर में बिल्कुल हम लोगों को साथ साथ चलना चाहिए। इस देश में पूरा लोकतंत्र की जगह पर भीड़ तंत्र, और अब तो धीरे धीरे आरक्षण भी सामाजिक आधार से उसको हटा करके उसको आर्थिक आधार किया जा रहा है। और अब तो संविधान जहाँ से आरक्षण आता है उस संविधान को ही खत्म करने की बात हो रही है। कि सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कह रहे हैं कि तुष्टीकरण, कि तुष्टीकरण सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा दुश्मन है। कभी अगर हिंदू राज इस देश में यथार्थ बन जाएगा, वो इस देश के लिए सबसे बड़ी कैलामिटी साबित हो। तबाही के दौर में, बर्बादी के दौर में हम लोग जी रहे हैं। इस तबाही को रोकना है पूरे देश में। ये बुलडोजर राज खत्म हो, ये आतंक का राज खत्म हो, ये बर्बादी का राज खत्म हो। नरेंद्र जी ने एक बात कही, मैं उसको थोड़ा दूसरे ढंग से कहूँगा। उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी मास लीडर थे, मॉब के लीडर नहीं थे। तो मुझे लगता है कि समाजवादी धारा में सब लोग जन के ही नेता होते हैं, भीड़ के नेता नहीं होते हैं। अगर कोई भीड़ के नेता हो जाए समाजवाद में, तो वो समाजवाद नहीं रहता है, वो नेशनल सोशलिज्म हो जाता है, जो जर्मनी में हुआ था। और आज हमारे देश में उस भीड़ तंत्र को हम देख रहे हैं। इसीलिए वो भीड़ हिंसा, भीड़ या पूरा लोकतंत्र की जगह पर भीड़ तंत्र वो दूर रहे। समाजवादी धारा हो, साम्यवादी धारा हो, गांधीवादी धारा हो, अम्बेडकरवादी धारा हो, सभी धाराओं से, और हम जन के धारा के रूप में ही रहे। हम जो फर्क देखते हैं वो जब रमाशंकर जी भी कह रहे थे कि कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री थे और जब नहीं थे कोई फर्क नहीं। मुझे एक ही बार का याद है, 80 के दशक में जब हम लोग इंडियन पीपुल्स फ्रंट चला रहे थे, तो एक बार मैं पटना गया और थोड़ा पहले अगर ऑफिस में पहुंच जाता तो शायद कर्पूरी जी से मुलाकात हो जाती। तो पता चला कि कर्पूरी जी थोड़ी देर पहले आए थे। तो वो दौर था कांग्रेस का एक तरीके से शासन का आखिरी दौर। जगन्नाथ मिश्रा, विंदेश्वरी दुबे, भगवत झा आजाद सब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और उस दौर में किसी एक सवाल पर बिहार बंद का था, जिसको हम लोगों ने भी समर्थन दिया था। तो उसी बिहार बंद की तैयारी के क्रम में उस पर बातचीत करने के लिए कर्पूरी जी वहाँ आए थे। तो हमें लगता है कि ये जो एक आंदोलन के नेता, आंदोलनकारी, जिसको हमारे तंज कसते हुए नरेंद्र मोदी आंदोलन जीवी कहते हैं आजकल, तो ये आंदोलनकारी जो तेवर है वो मंत्रियों में, मुख्यमंत्रियों में, खासकर अगर समाजवादी धारा से, साम्यवादी धारा से कोई जाते हैं तो ये बना रहना चाहिए। आज के दौर में बहुत अफसोस है, आंदोलनकारी मंत्री बहुत कम दिखते हैं, सीईओ बहुत दिखते हैं, सब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं बहुत लोग। और एक एक राज्य में मैं देखता हूँ, और दिल्ली में तो और मैंने केंद्र सरकार में तो क्या कहना है। दूसरा, हमें लगता है कि जो वैचारिक रूप से, जहाँ कभी कभी लोग समझते हैं कि इस देश में साम्यवादी धारा और समाजवादी धारा अलग है, ऐतिहासिक रूप से शायद बहुत अलगाव भी रहा है। लेकिन मैं जब अम्बेडकर को पढ़ता हूँ और कर्पूरी जी के भाषणों को भी पढ़ता हूँ, मुझे बहुत कोई फर्क दिखता नहीं है। इसलिए नहीं दिखता है कि जो हम लोग सामाजिक न्याय की अगर बात करते हैं, तो बगैर सामाजिक परिवर्तन, अगर अन्याय पर आधारित समाज होगा, तो अन्याय पर आधारित समाज में, गैर बराबरी पर आधारित समाज में कितना न्याय मिल सकता है? तो तब हम सामाजिक न्याय को आरक्षण में सीमित कर देते हैं। और अब तो धीरे धीरे आरक्षण भी सामाजिक आधार से उसको हटा करके उसको आर्थिक आधार किया जा रहा है। और अब तो संविधान जहाँ से आरक्षण आता है उस संविधान को ही खत्म करने की बात हो रही है। कर्पूरी जी में मैं देखता हूँ, अम्बेडकर में भी बार बार देखता हूँ कि वहाँ सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं। उसमें भूमि सुधार की बात है, बिहार जैसे जहाँ इतना सामंती दमन है, गरीबों के इतने जनसंहार हुए हैं, तो गरीबों के हाथ में उनको हथियार का लाइसेंस मिलना चाहिए आत्मरक्षा करने के लिए, ये बात भी कर्पूरी जी कहते हैं। तो ये जो पूरे जिस तरह का दौर रहा है, हमें लगता है कि ये दोनों धारा
सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में भी साथ साथ चलना चाहिए। और आज के जो जिसको देवेंद्र जी ने कहा कि पैसावाद और सत्तावाद, मैं दोनों को जोड़ करके सीधा कह देता हूं कि फांसीवाद। तो फांसीवाद के दौर में बिल्कुल हम लोगों को साथ साथ चलना चाहिए। इस देश में ये त्रासदी है हुई हमारे देश की राजनीति में कि जब कांग्रेस के वर्चस्व का दौर था और वो गैर कांग्रेसवाद के एक दौर में जो जहां समाजवादी और साम्यवादियों को एक रहना चाहिए था, वहां कहीं समाजवादी और संप्रदायवादियों में कुछ एकता बन गई और उस एकता ने बहुत नुकसान किया। और अब वो गैर कांग्रेसवाद तो चला गया कांग्रेस मुक्त भारत में, और कांग्रेस मुक्त भारत से अब तो आ गया है कि विपक्ष रहित लोकतंत्र हो। तो हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जो फांसीवाद आ गया है, और बहुत अच्छी बात है कि इस दौर में आकर के हमने देखा कि जो भी समाजवादी धारा के लोग उस गठबंधन में थे, वो नीतीश जी भी चले आए, सारे लोग चले आ रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति बन रही है कि देश में अम्बेडकरवादी, गांधीवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी सारे लोग आज मिल करके, कांग्रेस के अंदर के नेहरूवादी सब मिल करके फांसीवाद के खिलाफ एक बहुत व्यापक और मजबूत वैचारिक रूप से और व्यवहारिक रूप से एक मोर्चे की गुंजाइश बन रही है। और इसी को अभी तो महाराष्ट्र में हमने देखा कि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया। शिवसेना जैसी पार्टी जो वैचारिक रूप से सबसे घनिष्ठ मित्र है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के उस पूरे विचार के, राजनीति के, आज बहुत मजबूती के साथ शिवसेना इस तरफ खड़े हैं। उसके क्या क्या कारण है, वो महाराष्ट्र का स्वाभिमान कहीं गुजरात से टकरा रहा है, या जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो पेशवाई राजनीति की दबदबे की वापसी हो रही है, वहाँ कहीं वहाँ के सामाजिक न्याय का आंदोलन टकरा रहा है। तो वो तो समय बताएगा, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। और इसी में हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के भाषण को अगर आप लोग देखेंगे तो उस भाषण में, लंबा भाषण था लेकिन बहुत सारी बातें हैं उसमें, तो एक बात वो कहते हैं कि सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, कह रहे हैं कि तुष्टीकरण। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तुष्टीकरण मतलब वो कह रहे हैं कि बेसिकली जिसको हम लोग सेकुलरिज्म कहते हैं, जहां हम कहते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को निश्चित तौर पर जो देश में जो भी माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटी अलग अलग, कहीं धार्मिक अल्पसंख्यक हो सकते हैं। अभी मणिपुर में देख लीजिए तो कुकी वहाँ माइनॉरिटी में है और पूरे कुकी का जनसंहार हो रहा है। अब असम में कहीं चले जाए तो भाषाई कोई अल्पसंख्यक होंगे, तो भाषाई अल्पसंख्यक हो, एथनिक माइनॉरिटी हो, आपके रिलीजियस माइनॉरिटी हो, या विचार के हिसाब से, पूरे जीवन शैली के हिसाब से, अपने पूरे लाइफस्टाइल के हिसाब से जो माइनॉरिटी हो, सारे माइनॉरिटीज के, तो उनके डिफेंस का काम तो सबसे पहले मेजॉरिटी को करना है। और यहाँ अगर कोई मेजॉरिटेरियनिज्म होगा, माइनॉरिटी को खत्म करके, तब तो कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो आज नरेंद्र मोदी फिर वही बात कह रहे हैं कि तुष्टीकरण सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा दुश्मन है। यानी जो सामाजिक न्याय को जहां रिड्यूस कर दिया गया कि कुछ आइडेंटिटी, जहां आइडियोलॉजी की बात ही नहीं होगी और सोशल इंजीनियरिंग का कुछ फार्मूला होगा, उस सोशल इंजीनियरिंग को वो कम्युनलिज्म के साथ जोड़ करके, कम्युनलिज्म के साथ एक सोशल इंजीनियरिंग का सांठगांठ करना चाहते हैं। और ये बहुत खतरनाक एक दिशा है इस समय। और इसीलिए हम लोगों को आज के दौर में हमें लगता है कि बहुत एक मजबूत लड़ाई की ज़रूरत है। ये लड़ाई आज़ादी के, दूसरी आज़ादी की लड़ाई से बिल्कुल कम नहीं है। अभी एक सामने पार्लियामेंट सेशन आ गया है। इस पार्लियामेंट सेशन को क्यों बुलाया गया, ये विशेष सत्र है, क्या होने वाला है, कोई नहीं कुछ जानते हैं। और बिल्कुल किसी तरह के कोई संसदीय प्रणाली, परंपरा, उससे कोई मतलब नहीं है। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक सेंगोल वहां ला दिया गया है, सेंगोल ला दिया गया जो राजशाही का प्रतीक है। तो लोकतंत्र के आंगन में इस सेंगोल का क्या काम है, उसको लाया गया है यहाँ। और ये जो अभी विवेक देवराय ने जो लिख दिया है कि बिल्कुल नया संविधान, और ये हम देख रहे हैं कि नया संविधान तो आरएसएस वाले भी शुरू से कहते थे, मनुस्मृति को संविधान बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। विवेक देवराय के लेख में आपको हिंदू राष्ट्र का उसमें चर्चा नहीं है, उसमें मनुस्मृति की बात नहीं है। वो दूसरे एक छोर से बोल रहे हैं
कि जैसे प्राइवेटाइजेशन का वकालत किया जाता है एफिशिएंसी के नाम पर कि पब्लिक सेक्टर में उत्पादन नहीं होता है, काम नहीं होता है, लोग काम चोर होते हैं और इसीलिए प्राइवेटाइज करो, तो वो प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमी से बढ़ते बढ़ते आप एक तरीके से पूरा सत्ता का, संसद का, लोकतंत्र का प्राइवेटाइजेशन, उसी को हम कहते हैं फांसीवाद। और उसकी बात आई कि मोदी जी बहुत कुछ करना चाहते हैं देश को, तो लूनर मिशन के बाद अब सोलर मिशन चल रहा है, बस इसकी गारंटी हो कि उनके सामने कोई पार्लियामेंट अड़े नहीं आए, कोई सुप्रीम कोर्ट कुछ दखल ना दे। अगर किसान आंदोलन के चलते वो 3 कानून को वापस करना पड़ रहा है तो ऐसा कोई आंदोलन ही खड़ा ना हो सके। तो इस तरह से बिल्कुल अंग्रेजों के तर्ज पर राज चलाने की बात हो रही है। तो जो भगत सिंह कहते थे कि वे आज़ादी के दौर में कि बुरे अंग्रेज ना आए गोरे अंग्रेज की जगह पर, लेकिन आज वही बुरे अंग्रेजों का राज है। जो अम्बेडकर ने कहा था इस देश में कि कभी अगर हिंदू राज इस देश में यथार्थ बन जाएगा, वो इस देश के लिए सबसे बड़ी कैलामिटी साबित हो, वो कैलामिटी आज हमारे सामने है। उस तबाही के दौर में, बर्बादी के दौर में हम लोग जी रहे हैं, इस तबाही को रोकना है। और तबाही को रोकने के लिए आपने जो कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी और विचार, हमें लगता है कि वो अलग चीज़ नहीं है। जब तबाही को रोकने की बात है, हमारे सामने अगर डिजास्टर है तो डिजास्टर मैनेजमेंट उसका तकाजा है कि पहले रेस्क्यू वर्क भी करो, बचाओ। जो लोग इस समय परेशान हैं उन तमाम लोगों को रिलीफ दो, राहत दो, और निश्चित तौर पर इसके साथ साथ रिकंस्ट्रक्ट भी करो। ऐसा मजबूत लोकतंत्र हिंदुस्तान में बने, ऐसा मजबूत सामाजिक न्याय का पूरा एक ढांचा इस देश के अंदर बने, जहां किसी तरह के गैर बराबरी और सामाजिक अन्याय के लिए और फांसीवाद के लिए सर उठाने के आने वाले समय में बिल्कुल कोई ऐसी नौबत ही ना आ सके। इतने मजबूत लोकतंत्र की लड़ाई में, और हमें लगता है इस लड़ाई में कर्पूरी जी की विरासत हमारे पास एक जबरदस्त प्रेरणा स्रोत के रूप में, एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में। आज मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर बुलडोजर चल रहा है, गिरिराज सिंह चाहते हैं कि वे बिहार में भी बिल्कुल उसी तरह से बुलडोजर राज चले, लेकिन बिहार में अगर अभी यूपी के तर्ज पर बुलडोजर राज अभी तक नहीं आ पाया, अगर भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक पार्टी वाला शासन अभी तक नहीं आ पाया, तो उसमें बिहार के कर्पूरी जी की विरासत बहुत जबरदस्त से उसको जाता है। और बिहार के कम्युनिस्ट आंदोलन को भी, हमारे माले से लेकर के पुराने जमाने के सीपीआई के आंदोलन को भी, हमें लगता है कम्युनिस्टों को और सोशलिस्टों को निश्चित तौर पर इस विरासत को संभाल के रखना पड़ेगा, आगे मजबूत करना पड़ेगा, ताकि बिहार में और पूरे देश में ये बुलडोजर राज खत्म हो, ये आतंक का राज खत्म हो, ये बर्बादी का राज खत्म हो। ये अमृत काल के नाम पर जो आफत काल हमारे सामने आ गया है, इस आफत काल से हम देश को बचा सके। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। कर्पूरी जी को फिर एक बार मैं पार्टी की ओर से, इस देश के वामपंथी आंदोलन की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और इस विरासत को आगे ले चलने का संकल्प लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।